बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को लिखा जाने वाला एक ख़त जो है वो अवामी हलकों में ज़ेर बहस है। उसकी अहमियत ये है कि कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पे उस ख़त का कंटेंट तो जारी कर दिया गया, लेकिन वो कुछ ज़राए का दावा है कि ये ख़त अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है जहाँ पे इसको पहुँचना चाहिए था, और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही इस ख़त पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ख़त लिखने का मकसद क्या है, तो ये मामलात हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए कानून और इंसाफ, और मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि जी आर्मी चीफ को ख़त लिखा है इमरान खान साहब ने, ऐलान कर दिया है लेकिन ख़त उन तक पहुँचा नहीं है। तो मकसद क्या है ऐलान करने का? नहीं, ख़त का जो मतन है या जो ख़त के जो 6 स्पेशल जो पॉइंट हैं वो सब के सब मीडिया के सामने और जो पीटीआई के सोशल जितने भी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। अब अगर ऑन द लाइटर मोड आपने मुझे ये कहना है कि ख़त गुम हो गया है, चलो बंदे तो गुम होते थे, क्या ख़त गुम हो गया? आप मुझे ये कहना चाहते थे? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब ने ख़त जो है वो जेल में लिख के लिफाफे में बंद करके पोस्ट कर दिया, 2-3 दिन बाद पहुँचेगा। देखिए मेरी बात सुने, असल बात ये कि एक ऐसा वज़ीर आज़म, एक्स वज़ीर आज़म जो इस वक्त असीर है, बेगुनाह जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर है, उसको अपने मुल्क की फ़ौज की, अपने मुल्क के अवाम की, अपने मुल्क के अदलिया और इंसाफ की, अपने मुल्क के जो इलेक्शन कैंपेन या जो इलेक्शन का प्रोसेस था जिसको रिक्ट किया गया, लोगों की जो फ़िक्र है उसकी वजह से एक एक्स वज़ीर आज़म ने, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि चेयरमैन भी है, लीडर भी हैं, उन्होंने एक आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो सबसे पहला उनका एक फ़िक्रा है कि पाकिस्तान भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है। तो ये ख़त के मंदरजात हैं, एक वज़ीर आज़म को, एक्स वज़ीर आज़म को अपने मुल्क की फ़िक्र है और उन्होंने ये ख़त लिख के इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट कर दिया। ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि कैसा वज़ीर आज़म भी गुज़रा था कि जब पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में स्पेशली जो वो हो रहा था एंटी इंक्रोचमेंट, मुझे कोई कब्ज़ा करता है किसी पे, दुकान पे, ज़मीन पे 1 इंच भी कब्ज़ा करता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। इंक्रोचमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद 17 सीटों वाली जमात है जिसने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ इलेक्शन रिक्ट करके, वो पंजाब के अंदर इस वक्त ज़रा आप सीन दिखाएँ जो इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव हो रही है, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, इट्स नॉट वो मैं उसको रिलीजियस साइड नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ पे मसाजिद भी गिराई जा रही हैं, रेडी बांध की रेडी भी तोड़ी जा रही है, लोगों के 7 फुट जो है वो भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वहाँ पे मीडिया पे नहीं मीर साहब, वहाँ पे मीडिया पे जो लोग रो रहे हैं ना और जो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, वहाँ पे इसके बावजूद भी इतना पंजाब में खौफ व हरास है कि वहाँ पे कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सक रहा कि ये कह रहे कि ये पंजाब हुकूमत ने किया। सिर्फ ये लिख रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें पूछे, वो बद्दुआएं दे रहे, तुमने गरीब का घर तोड़ा, तुमने दुकान तोड़ी, तुमने कारोबार तबाह किया और तुम 17 सीटों वाली जमात हो। वहाँ पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर ने ऐसे हसास मामलों के ऊपर बात की जिसके बारे में मेरे ख्याल में ये कहना है कि वो गुम हो गया है या वो पहुँचा नहीं है, ना ही वो गुम होगा, वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। हसास मामलात पे बात हुई है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं समझती हूँ कि एक बड़ी बात है कि इतनी जुर्रत का मुकाबला किया, लेकिन उसके मुकाबले में चूँकि मैं आपके प्रोग्राम में असल में यूजुअली आती हूँ, हम इमरान खान के खतूत की बात कर रहे हैं जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लिखा, जो उन्होंने आर्मी चीफ को भी लिखा। मैं चाहती हूँ कि पीएमएलएन के करतूत के बारे में भी आपको बताऊं। मैंने आपके प्रोड्यूसर को एक मियाँवाली की FIR भेजी है। मैंने कहा चूँकि आप ज़रा कुछ चीज़ें बताते हैं, ये FIR है, ये 27/11/2024 को हमारे 350 कारकुनान और लीडरान पे काटी गई है। मैं चाहती हूँ आप इसका मतन चलाएं, आप इमरान खान के ख़त का मतन चलाएं और दूसरे फ्रेम में आप पीएमएलएन के अब जरा मतन देखे। एक मिनट जरा इसको बाद में नहीं पूरा सुन ले, पहले वो खत की बात हो जाए। नहीं ये देखिए, मुसल्ला पैकेट नमक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बरामद है,
मुसल्ला पैकेट अरके गुलाब। क्यों जी, ये है FIR आपके पास? मैंने आपके क्यों नहीं दिखा रहे आप? मुसल्ला पैकेट नमक, मुसल्ला पैकेट अरके गुलाब, मुसल्ला पैकेट झंडा, इससे उन्होंने खौफ और रास पिलाया। तो ये इनकी स्कूल ऑफ थॉट है PMLN का, और हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं और लीडर हैं उनका प्लीज भी खत दिखाए, दोनों के एक फ्रेम में चलाए। आपको हमारे स्कूल की सेंसिटिविटी तो मेरे पास आएगा तो फ्रेम में चलाऊंगा। चलो वो मत नहीं चला दे जो मैंने आपको जो अच्छा, इस वक्त उसके ऊपर है। अकील मलिक साहब, ये अच्छी बात नहीं है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और उनको कहा है कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये इदारा भी मेरा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है? इसका मतलब ये है कि वो इदारों के साथ मुहाज़रा ही नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब एक शख्स ने तमाम तर वो कार्ड इस्तेमाल करके देख लिए, जो वो कहता था मेरे पास अभी तुर्क का पता है या ट्रम्प का पता है एंड सो फोर्थ, क्या बना उन पत्तों का? वो सारे पत्ते तो ज़ाया हो गए। अब जब ट्रम्प का पत्ता भी काम ना आ सका, और वो ट्रम्प ने भी पहली तकरीर में, क्योंकि ख्वाहिश तो उनकी थी और इनकी फरमाइश भी थी कि ट्रम्प जो है पहली तकरीर में हमारा नाम लेगा और रिहाई की बात करेगा, यही तमाम तर बातें आपने भी देखी, और उसके बाद फिर ना उसने नाम लिया, और अब महीना होने को आया है कि हुकूमत अमेरिका की बन चुकी है, उन्होंने चार्ज ले लिया है, और दूर दूर तक इमरान खान साहब के नाम का कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन ट्रम्प ने मोदी को दावत दे दिया है अमेरिका के दौरे की, शहबाज शरीफ साहब को अभी तक नहीं दी। वो भी आ जाएगी वक्त के साथ, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी है कि ख़त तो उन्होंने लिख दिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं उनको नज़र आ रहा। जब तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए, अब यही एक ऑप्शन बचा है, और इस पर मैं, क्या एक शायर ने खूब कहा है, मैं ज़रूर पढ़ूँगा ये ख़त का जो तमाम तर ड्रामा है, या जो कहा जाता है कि एक चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई है। तो मैं चाहूँगा आपके नाजरीन भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अगर तुम्हें तैश में आकर मेरे ख़त फाड़ भी डालो, अगर तुम तैश में आकर मेरे ख़त फाड़ भी डालो, तुम्हारे पाँव चूमेगी मेरी तहरीर के टुकड़े। तो ये किसको, यानी कि ये आप किसको कह रहे हैं? ये उधर से जवाब आया? ये जवाब तो आ ही गया ना। जवाब तो आ ही गया मीर साहब। उन्होंने कहा कि हमें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, और अगर ख़त मौसूल हो भी गया तो पहली बात है कि हमें ऐसे किसी ख़त में दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ से तो जवाब आ गया कि अनडिलीवर्ड रिटर्न टू सेंडर। ये उस ख़त का जवाब आ चुका है, और ये मंजर यहाँ पे बात, लेकिन उसके ख़त के मंदरजात तो अवाम तक पहुँच चुके हैं। इमरान खान ने कहा ये मेरी फ़ौज है। देखिए, उसमें उन्होंने पूरी, जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो यही कहते हैं ना कि उस ख़त में जो 6 नुकात हैं वो ये है कि पूरी चार्जशीट है जिनको ख़त भेजा गया उनके ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। अब वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम की बात भी है, वहाँ पे इलेक्शंस की भी बात है, वहाँ पे पीका की भी बात है, वहाँ पे टेररिज्म की भी बात है। अब ये तमाम तर मामला तो डिस्कस उन्होंने उस ख़त का मतन जो बयान किया, जो ख़त मंजर आम पे आज दिन तक नहीं आ सका, ना आया। बैरिस्टर गौर कहते हैं ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, उन्होंने साबिक वजीर आजम होने के नाते ये खत लिखा है। तो पार्टी का इससे कोई ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी पॉलिसी, इसका मतलब है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है। बस ये तो वो खुद वजाहत कर सकते हैं, या मेरी बहन इसकी वजाहत नहीं, वो तो नहीं करेंगी ना। ये तो मैं गौर साहब से पूछूंगा ना, वो तो अपनी बात का जवाब। मीडिया पे वाइडली रिपोर्ट हुआ है कल, और ये बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, और ये भी बात सामने आ चुकी है कि शौकत यूसुफजई साहब ने जो मीडिया पे बात की, ये आज देखे मेरी बहन यहाँ पे बड़े कंफर्टेबली बैठ के सबको, पूरी नून लीग को रगड़ा देने पे या हुकूमत को रगड़ा देने पे लगी हुई हैं, और कह रही हैं कि जी 47 की हुकूमत है, मैंडेट है, 17 सीटों से पता नहीं कहाँ पे आपने बिठा दिया। शौकत यूसुफजई साहब, मेरी बहन, ये तो कह चुके हैं कि 35 ऐसे लोग हैं, उनके वो खुद जानते हैं, MNAs MPs जो बयान हल्फियाँ दे के आए हैं, जो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और वो 47 के ऊपर आए हैं, या फॉर्म 47 की जो हैं वो भी पैदावार हैं। तो वो तो इल्ज़ाम आपकी अपनी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। मौलाना साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि KP में जो है 47 की हुकूमत है, तो पहले तो वहाँ पे कमीशन बनाएं, वहाँ पे वो दूध का दूध पानी का पानी करें, फिर आगे कोई बात बढ़ सकती है। तो ये जो तजावज़ात की बात उन्होंने की है कि पंजाब में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे ज़बरदस्त गरीबों से रोज़गार छीना जा रहा है। गरीबों से कोई रोज़गार नहीं। हमारी कौम का अलमिया ये है, मैं अपने शहर की अगर आपसे बात करूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी वज़ीर आला की पूरे अक्रॉस द बोर्ड। पंजाब कोई नून लीग से है, कोई काफ से है, कोई लाम से है, कोई नून से है, किसी भी पार्टी से है, उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखी गई, या उसको कोई रिलीफ इस मद में नहीं मिल सका, क्योंकि उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया पूरे पंजाब में। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम अगर घर भी जब बनाते हैं ना, बस ये थे पाकिस्तानी, हम जो 2 इंच गली छोड़नी होती है वो भी अपने अंदर डाल लेते हैं। हम कहते हैं कि जी नहीं, ये 2 इंच की भी बाहर गली नहीं होनी चाहिए,
ये भी हमारे मकान का हिस्सा हो जाना चाहिए। तो तजावुज़ात तो हैं। ये आप कौन से शहर की बात कर रहे हैं? मैं अपने टेक्सला की बात कर रहा हूँ। टेक्सला में भी ऑपरेशन। अच्छा जी, अगर ज़रताज गुल वज़ीर साहबा जो हैं वो कह रही हैं जी कि बहुत लोग जो हैं परेशान हैं और लोगों की रेहड़ियाँ जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं, लोगों की छाबड़ियाँ उठा ली गई हैं। ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों का रोज़गार ख़राब हुआ है। कोई आपके पास कोई रिपोर्ट है इस बारे में? अगर है तो ज़रा चला दें ताकि हम देखें। अच्छा, पिंडी की रिपोर्ट है, चलें पिंडी की रिपोर्ट दिखा दें। मुझे नहीं पता रिपोर्ट में क्या है, लेकिन ज़रताज गुल वज़ीर साहबा जो है उनके सामने चलाते हैं, वो जवाब देंगी। जिला इंतजामिया रावलपिंडी इन दिनों तजावुज़ात के खिलाफ पुरजोर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। होलसेल तजारती मरकज राजा बाजार, बाड़ा बाजार, मोती बाजार और गंज मंडी से ठिये ठेले गायब। दुकानों के बाहर हदबंदी कर दी गई। बाजार में झूलती तारें और बड़े बिल बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। ये ऐसे बाजार थे जहाँ पे 40-50 साल पुरानी इंक्रोचमेंट थी। एक तुम्हारे फिक्स पिकेट्स हैं, प्लस हमारी ऐसी व्हीकल्स हैं जो मूव कर रही हैं विद हमारे इंक्रोचमेंट स्टाफ। जिसने इंक्रोचमेंट की हुई है तो उसको भी वहाँ से मूव करते हैं। इन बाजारों की तंग गलियों में मोटरसाइकिल और रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे पैदल चलने वालों का रास्ता और कारोबार दोनों ही आसान हो गए। कब्जा 25 साल से खत्म हुआ है। अब दुकानदारों को भी बेनिफिट हुआ है क्योंकि कस्टमर अब ज्यादा है। सिटी सदर रोड का रुख करें तो मारूफ बैंक रोड पर तजारती मरकज के दोनों इतराफ दरवाजे लगाकर ट्रैफिक का रास्ता बंद कर दिया गया है। फूड के लिए स्टॉल्स, बैठने के लिए बेंच और वॉशरूम की सहूलत। पैदल चलते थक जाएं तो फ्री शटल सर्विस का मजा उठाएं। लाहौर लिबर्टी वाली लुक आ रही है और बड़ा कंफर्टेबल है। तजावुज़ात से पाक बैंक रोड सदर पर शहरियों की चहल पहल बहाल हो चुकी। ताहम वो मुतालबा करते हैं कि शहर भर से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। मलिक साहब, ऐसा ही ऑपरेशन टेक्सला में भी हुआ होगा, तो नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करना अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों की रेहड़ियाँ आपने उठा के ले गए तो वो क्या करेंगे आप? वज़ीर आला साहिब ने रेडियो का पूरा बंदोबस्त करके उनको रेडी बाज़ार दिए हैं। वहाँ पे हुकूमती खर्च पे उन्होंने रेडियो का मुख्तस की है जगह, और रेडियाँ बल्कि ख़ुद दी हैं। इफ़ एनीथिंग वहाँ पे आप बाज़ार घूम के देखें, पिंडी में बाज़ार घूम के देखें, वहाँ पे तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था टेक्सला चौक का। और क्योंकि GT रोड है, आमदोरफ्त होती है पेशावर जाने के हवाले से, अब जो लोग मोटरवे इस्तेमाल नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि टेक्सला चौक हुआ होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब से हमने देखा तो एक क्लियर है, कोई तजावुज़ात नहीं है। अच्छा, अब उनसे ज़रा पूछ लेते हैं ना, जो बात उन्होंने शुरू की थी। अब आप बताएं जी कि ये अगर रेहड़ियाँ हटाने से गलियाँ और बाज़ार जो हैं वहाँ पे लोगों को पैदल चलने का रास्ता मिल गया तो अच्छी बात नहीं है? अच्छा मीर साहब, आई होप कि मुझे सारी बातों का आप जवाब देने देंगे। आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर वो वीडियोस भी दिखाएंगे जहाँ पे लोग अपने आप को मार रहे हैं। कि हमारे वो एक गरीब आदमी जो है उसकी छाबड़ी उठा के लेके वो अपने आप को जूते मार रहा है। एग्जैक्टली, वो जूते भी मार रहा है। आई होप कि फिर वो वीडियो भी चलेगी। हाँ, वो है भी आपके पास वीडियो। बंदा जो है वहीं पर बेहोश भी हो गया, हार्ट अटैक भी लोगों को हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी ने हुकूमत की जगह पे या किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, हाँ, तो उसके ऊपर किसी को भी दो राय नहीं है। लेकिन आप तजावुज़ात के नाम पे सबसे पहले गरीब रेहड़ीबान की आप रेहड़ी जो है वो उसके ऊपर आप बिल्डोज़र चलाएंगे, क्रेन चलाएंगे, लोगों के घर तोड़ेंगे, मसाजिद तोड़ेंगे। आप एक वार्निंग देते और पहले आप उन कब्ज़ा माफिया से, लैंड ग्रेबर से, जिन्होंने पेट्रोल पंपों पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने 350-300 400 मुरब्बे हुकूमत के अपने नाम किए हुए, उकाफ के बाबों की ज़मीनों पे, सिखों की ज़मीनों के ऊपर जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, आप काश के उन चीज़ों को पहले करते, फिर उसके बाद जो है किसी गरीब की खुदा नखास्ता बारी आती। ये वेल जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि जी इन्होंने एक शेर बड़ा अच्छा सुनाया है इमरान खान के ख़त के बारे में। मैं भी इनको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। पंजाब में जब डेरा गाजी खान मोहतरमा तशरीफ़ लाई थी तो उन्होंने अपने लिए एक फरमाइशी नज़म लिखवाई थी, सराइकी में सब दी माँ आ गई है, सब दी माँ आ गई है। लेकिन चूँकि जिस तरह उन्होंने पंजाब में लोगों का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह का जुल्म वो कर रही हैं, अब लोगों ने वही इनके कहा कि सब दी माँ आ गई है, सब दी माँ आ गई है, सब दे बच्चे खा गई है। ये इनके लिए शेर है। दूसरा, आपने कहा कि जी इमरान खान के पास एक ही पत्ता था, इमरान खान के पास अब ट्रंप का फलाने सारे पत्ते जो है वो ख़त्म हो गए। इमरान खान के पास एक ही पता है और वो है अल्लाह के बाद अवाम का पता। 2018 हो गया, 2013 हो गया, 2024 हो गया। हर दफ़ा हमारा वोट बैंक जो है वो बढ़ जाता है। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हम आवाम के पास हर बार जाते हैं, निशानदही करते हैं आप लोगों की कारकर्दगी की। अलबत्ता आपने कहा है कि जी ट्रंप इंतज़ामिया, अब अगर आप गिट के बैठ के पढ़ रहे हैं और कुरान ख्वानियाँ करवा रहे हैं कि किसी तरीके से आपको कोई इन्विटेशन आ जाए
ट्रंप की तरफ से, तो आई एम सॉरी, आपको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। वो ये था कि आपके जितने भी मिनिस्टर थे, आप सब ने धड़ाधड़ अपनी ट्रंप के बारे में अपनी ट्वीट्स डिलीट की। और जब शहबाज शरीफ ने, आपने मुझे कहा ना मैं आपको ताना मारती हूँ 47 के वज़ीर आज़म का, आप हैं जो 47 के पैदावार, आपने फॉर्म 47 के ज़रिए बाद आपने ट्रंप को अपने ट्विटर अकाउंट से, जो कि VPN लगा के, दूसरों का चलने नहीं देते ट्विटर अकाउंट, खुद VPN से लगा के शायद सोमालिया किसी मुल्क से अपने आप को एंटर कराया शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने ट्रंप जो थे प्रेसिडेंट इलेक्ट को मुबारकबाद दी। आप निकालें, उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया। कम्युनिटी नोट में लिखा हुआ था चूंकि आप अनइलेक्टेड हैं, आपने पाकिस्तान में तमाम आज़ादी ख़त्म की हुई है, लिहाजा आपको इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में मुबारकबाद देने का आपको कोई हक नहीं है। तीसरा आपने कहा जी, आपने कहा हमारी पार्टी में इतने लोग, 30 लोग, 35 लोग, आप लोगों को हिजरत करने पे मजबूर कर रहे हैं, आप लोगों की बीवी बच्चे उठा लेते हैं, आप 70 साल की किसी की बूढ़ी वालदा को भी नहीं बख्शते, आप किसी के 12 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शते, आप चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं, आप लोगों को हज की फ़्लाइट में एहराम से आप जो है वो उतार देते हैं, आप पार्लियामेंट के ऊपर हमला करते हैं रात के अंधेरे में, और आप लोगों की बीवी बच्चों को उठा के टॉर्चर करके इनको वीडियोज़ करवाते हैं। वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें किसी के बारे में कोई सवाल आ रहा है कि फ़लाना MNA फ़लाना MP है, किसी ने अपना रिज़ल्ट वो किया, बेहतर है आप अपने गरेबान में जाके कि जब आपका वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के ज़रिए वज़ीर आज़म बना, क्या वो वापस आवाम में जा सकता है? क्या उसकी अपनी पार्टी में कोई क्रेडिबिलिटी है? आपका कोई वोट बैंक बचा है? आप बगैर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के अंदर आप आवाम में जा सकते हैं? मैं डेरा गाजी खान से हूँ, मेरे डेरा गाजी खान में तजावज़ात के नाम पर आप हर रोज़ जब आप इस तरह क्रेन के ज़रिए हमला करते हैं, बिल्डोज करते हैं, तो किसी दुकान में आग लग जाती है वो बिजली की तारों से, क्योंकि आपका तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। आप डिटेरेंस फैलाना चाहते हैं, आप अपना एक जोर दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं। मैं सिर्फ मतलब ये कि अगर आपने ताकत दिखानी है ना, या अगर आपने अपना जोर दिखाना है, या आपने अपनी डिटेरेंस दिखानी है, तो खुदा का वास्ता गरीब रेड़ेबानों के रेडियों पे हमला मत करें, गरीब दुकानदारों के ऊपर हमला मत करें। आपकी सफ में भी कब्जा माफिया बैठे हुए हैं। यहाँ इस्लामाबाद में निकालें किसकी जो है वो ज़मीन की कीमत कितनी हुई है, जब आपने मोटरवे से उनको स्पेशली रास्ता निकाल के दिया, फुल का फुल आप लोगों ने ना उनको एक टोल प्लाजा लेके दे दिया, उसकी ज़मीन की कीमत कितनी होगी। बोटेनिकल गार्डन के साथ किसकी आपने ज़मीन को जो है वो NOC दे दिया कि उसने बोटेनिकल गार्डन के ऊपर तकरीबन जो है वो कब्जा कर लिया। सारे के सारे आप ज़रा कब्जा माफिया देखें ना, आप ये सॉल्ट रेंज में देखें जो आपकी खूबसूरती है मोटरवे के इर्द गिर्द के लिहाज से, सॉल्ट रेंज के पहाड़ आप सारे खा के सारे के सारे धड़ाधड़ जो है वो NOC बन के आप किसके कहने पे दे रहे हैं। इसलिए ये जो आपके कारनामे या जो आपके करतूत हैं, यकीन करें आप आवाम में जाने के काबिल नहीं है। आप हमारी जुर्रत देखें, आप हमारी हिम्मत देखें, आप हर रोज़ हम पे FIR करते हैं, आप हर रोज़ जो हैं हमारे ऊपर, अभी भी इन्होंने हमारे बंदे उठाने शुरू किए। कुछ दिन पहले मियाँ गौस को रहीम यार खान से हैं, अगर फ़र्ज़ करें एंटी करप्शन पंजाब ने ऊपर पर्चा दे दिया था, एक कलेक्टेड है मैंने, आप उसको ऑफिस में बुला लेते हैं, आपने डायरेक्ट उसके घर में दरवाजा तोड़ के 8 फरवरी से पहले और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी भी मौजूदा जो है वो उसकी फुटेज आ रही है कि इन्होंने हमारे 2 वकील जी, और उसको मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ, पिंडी हमारे उस ऑफिस से, मेन ऑफिस से, क्योंकि 8 फरवरी के लिए एक मीटिंग हो रही थी, आपने उसके ऊपर धावा बोल दिया, हमारे वर्क से भी उठाने शुरू कर दी। मैं आपको कह रही थी मियाँ गौस इलेक्टेड में नहीं है, मेरे साहब उसके घर का वीडियो देखिए, दरवाजा तोड़ के उसको घर में से घसीट के निकाला है लाहौर से। आप वहाँ जी, आप मेरे ऊपर FIR करते हैं, मुझे कहीं मैं थाने खुद जाके पेश हो जाऊंगी। वैसे इस पे वकील साहब और ये मामला दुरुस्त नहीं हो रहा। कौमी असम्बली को इतला करके नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और मेरी इतलात में तो नहीं है कि मियाँ गौस साहब, क्योंकि हमारे कॉलीग हैं, मेरी इतलात में नहीं है कि उनके घर पे कोई ऐसा कोई मामला हुआ। मैं चाहूँगा मेरी बहन बताएं, क्योंकि हमारे कॉलीग हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। कोई ये बात नहीं होनी चाहिए, स्पीकर को बता के तमाम तर मामला। और स्पीकर साहब ने लास्ट में बड़ा सख्त नोटिस लिया था हाजी इम्तियाज़ वाले वाक़े पे, बिकॉज उन्होंने फिर इंश्योर किया ये तमाम तर मामला। उन्होंने कहा जब भी आप सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली को कोई ऐसा मामला हो, और ये नहीं कहते कि हम कोई कानून से अबव हैं, वी आर नॉट अबव एंड बियॉन्ड किसी भी कानून या आइन के ऊपर तो नहीं है हम, लेकिन बात यह है कि ये ज़रूरी है कि इन्फॉर्म जो मोड SOPs हैं उनको फॉलो करके स्पीकर को इतला देना ज़रूरी है। अच्छा, अब इस पर हम कोशिश करते हैं कि गौस साहब जो है उनसे भी हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक और मामला उस पर भी बात करनी है। और वो मामला ये है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजेस की नई तकर्रियाँ हुई हैं और कुछ जजेस को ट्रांसफ़र करके लाया गया, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है
वो एहतजाज कर रही है और 26वीं आईनी तरमीम पे लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उसने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका मौक़िफ़ हमें कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। तो ये वकला बरादरी में तकसीम जो है ये क्यों पैदा हुई है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले ज़रताज गुल वज़ीर साहब जो हैं वो जो नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन चल रहा है वो उस पर तनकीद करी थी। हमने आपको रावलपिंडी की एक रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन बाज़ मुकामात ऐसे भी हैं जहाँ पे गरीब छाबड़ी फरोश या रेडी वाले जो हैं उनसे जब जो इंतज़ामिया है वो उनकी रेडी या उनकी छाबड़ी जो है छीन लेती है तो फिर बेचारे जो हैं वो एहतजाज करते हैं। लेकिन ये देखें ये आदमी किस तरह एहतजाज कर रहा है। अब देखें ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है बेचारा पागल हो गया क्योंकि उसकी छाबड़ी उठा के ले गए हैं। तो मलिक साहब इस बेचारे को तो नहीं रिलीफ मिली ना। वो आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें थोड़ा सा ना एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए इस तमाम तर मामले में। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है और बड़ा अच्छा इक़दाम किया है कि तजावज़ात जो हैं वो ख़त्म करने पे जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी सोचना समझना चाहिए कि लोगों के रस्तों में या मेन जो हाईवेज़ हैं या शाहराएँ हैं या रोड्स हैं उनमें तो कम से कम रुकावट ना बने। वो अपना एक साइड पे वज़ीर आला ने सबसे पहला काम क्या किया, पहले इन रेडी वालों को मुख्तस करके उनकी पॉइंट्स दिए और उनको वहाँ पे प्रॉपर जो लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ पूरे पंजाब में उन्होंने वो पूरा सेटअप लगा के दिया। तो कम से कम उस सेटअप में तो आ जाएं। ये तो नहीं कि आप रेडी लेके लोगों को रस्तों में जो है तमाम तर मामलात करें या इतना मोबाइल। अच्छा ज़रा मेरे पास जो है ना टाइम जो है वो बहुत कम बचा है। ये जो मामला है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की जो किया कुछ लोगों को लाया गया है कुछ जजेस को, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो एहतजाज करी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है रियासत अली आज़ाद साहब, उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये क्यों एहतजाज करें। जी रियासत अली आज़ाद साहब कुछ बताएंगे आपके ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बात ये कि ये जो कानून साजी हुई है वो आपके भी सामने और हमारे भी सामने है। क्या वो जो रूल्स बताए गए हैं उसके मुताबिक वो लेजिस्लेशन हुई है? और दूसरा जो 26वीं तरमीम हुई है, मैं समझता हूँ कि वो आइन के अंदर जो आर्टिकल 8 है जो चैप्टर नंबर 1 है उससे मुतसादम नहीं है। क्या वो लेजिस्लेशन आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के मुताबिक हुई है? क्या जो ट्राइकाटमी ऑफ पावर आइन के अंदर दी गई है उसके मुताबिक हुई है? क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये उससे मुतसादम नहीं है? क्या 3 ऑर्गन्स थे स्टेट के जिसमें से एक ऑर्गन को बिल्कुल कोलैप्स कर दिया गया है और उसकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो हो जो आइन से मुतसादम हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और कई ऐसे मामलात और वाक़यात इस मुल्क के अंदर हैं और दुनिया के अंदर है कि जब कौमों ने एहतजाज किया है तो कानून साजी जो है वो वापस हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब देखें कि अभी इन्होंने 26वीं तरमीम की है। 26वीं तरमीम के मुताबिक जो आर्टिकल 175A है उसके तहत है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र किए गए, क्या वो उस आर्टिकल के मुताबिक है? अगर आप उस आइन को मानते हैं, 26वीं तरमीम तो हुकूमत ने की, उसको तो मानना चाहिए। क्या ये विद मेलाफाइडी नहीं है कि आप बाहर से जजेस ले आएँ? इसलिए कि 26वीं तरमीम करके आपने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका और अब आप 3 जजेस ला के मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोक रहे हैं। क्या ये विद मेलाफाइडी और मेलस पे मबनी नहीं? हमने तो फैसला किया चूँकि बार का एक रोल होता है। बार हमेशा गवर्नमेंट की अपोजिशन हुआ करती हैं। बार जो हैं उनका रोल अवाम की तर्जुमानी होती है, उनके हकूक़ की तर्जुमान होती है। तो हम तो अपना एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हम अपना रोल एज्यूम कर रहे हैं जो हमें दिया गया है, तो हम इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद। इसी मामले में रऊफ़ अता साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ़ साहब ज़रा बताएंगे आपके ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है इस पर
जो रियासत अली आज़ाद साहब हैं वो तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एहतजाज करना हर किसी का हक़ है, लेकिन मैं आईन पाकिस्तान के हवाले से जो बात करना चाहूँगा कि दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 200 जो है वो वेल डिफ़ाइन मेकनिज़म फ्राहम करता है कि किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला करने के लिए इसका तरीक़ेकार जो उसमें वज़ा किया गया है, सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया इस आर्टिकल के तहत कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में बजुज़ रज़ामंदी उस जज के जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसके बाद उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशावरत करना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस की रज़ामंदी भी और उनकी मशावरत जो है वो भी लाजमी है। उसकी अगर ये पूरा वेल डिफ़ाइंड जो मेकनिज़म है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद कोई ट्रांसफ़र की जाती है तो मेरा ख्याल फिर ये आइन की रूह के मुताबिक सारा अमल हुआ है। तो इसमें एहतजाज करना वो शायद किसी और हवाले से उनका हो कि कोई सीनियरिटी के हवाले से या किस और हवाले से एहतजाज कर रहे हैं वो, जिसकी उनका हक हासिल है वहाँ की बार का। लेकिन मैं इस बारे में जो आइन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आइन इस बात की इजाज़त देता है और आइन की रूह के मुताबिक ये सारा अमल मुकम्मल हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान ने, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पंजाब बार कौंसिल ने, KP के बार कौंसिल ने और दीगर बार ने इस ट्रांसफ़र को सपोर्ट किया है और इसको अप्रिशिएट किया है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इसको खुश आइना करार दिया है। तो लिहाजा इस पे एहतजाज मेरा ख्याल बनता नहीं है। दूसरा एक सवाल जो आजकल उठाया जा रहा है कि उनको सीनियरिटी के हवाले से कि क्या मसला पैदा होगा, मेरी इसमें लीगल ओपिनियन यही है कि सीनियरिटी जो है उनकी फ्राम द डेट ऑफ एलिवेशन रन करती है किसी भी जज की। जैसे ही वो ओथ ले लेते हैं अपने ऑफिस का तो फिर उनकी सीनियरिटी वहाँ से रन करती है। अगर वो ट्रांसफ़र होकर आने वाले जज की सीनियरिटी भी अपने साथ वो कैरी करेंगे, वो चेंज नहीं होगी जी, वो सीनियरिटी उसकी रन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ फताह साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, ये अब वकला बरादरी हमें कुछ तकसीम नज़र आ रही है, क्या आपकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलायंस कायम किया जाए और आइन की बहाली के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तहरीक चलाई जाए, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए मीर साहब, इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, इंसान अपने ज़मीर के मुताबिक हक़ के लिए लड़ पड़ता है, पीसफुल एहतजाज करना सबका हक़ है। बट अफसोस की बात यह कि मौजूदा हुकूमत इट्सेल्फ ख़ुद मुतनाज़ा है, पीका एक्ट में भी मुतनाज़ा है, 26 आईनी तरमीम में जजों के जो मसाइल आए हैं वो भी मुतनाज़ा है, फिर इलेक्शन भी मुतनाज़ा है। तो इतने सारे मुतनाज़ात हैं इस हुकूमत को, लेकिन इस हुकूमत की ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है, ना क्रेडिबिलिटी कि ये कोई मामलात को फोरसी कर सके या कोई हल निकालें। बहरहाल जो पोजीशन हम हैं और जो ये जितने भी फोरम्स हैं उस पर हम इन फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सस्पेंड है, ये जो आइन के साथ 26 आईनी तरमीम के बाद या जजों के साथ जिस तरीके से या पिका एक्ट में जिस तरीके से हमारे मीडिया के साथ सलूक किया जा रहा है, या जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया गया और अभी 8 फरवरी आने वाला है, अपने कैदियों के लिए, अपने कारकुनान के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन ये कि मेरी, चूँकि अभी आपने वो पिछले तजावज़ात पे बात की, तो मेरी आपके प्रोग्राम में अकील साहब से ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट है कि फिर इतना भी जिगरा रखें कि जिनके घर के आगे बाकायदा लोहे के बाड़ लगे हुए हैं, दफ्तरों के आगे एक DC और एक कमिश्नर तक और एक DPO RPO तक एक साइल जो है वो 10 नाके क्रॉस करके आता है। तो ज़रा उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा जो मेन रोड उन्होंने बंद किए, और बाकायदा इतने बड़े बड़े, कौन सी मेन रोड? जितने भी आप किसी भी सरकारी बड़े अफसर का जो दफ्तर है ना, उसके आगे जो 10 नाके होते हैं और उस 10 नाकों के आगे बाढ़ के अलावा मीर साहब बाकायदा पत्थर के ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं। अच्छा जी, मैं तो जरा उन तजावज़ात को भी फिर हटाने की कोशिश जरा फिर ये सुन लिया ना अब आपने, मैं हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और जहाँ पे नज़र आ गया उसको दिखाएंगे भी। लेकिन अकील मलिक साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं, तो आपके एक वकील साथी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आज सिविलियन की मिलिट्री ट्राई केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा है कि मुझ पर FIR है कि 26 नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों को मैंने कत्ल किया, और FIR में इल्ज़ाम लगाएगा कि मैंने ही कत्ल का मंसूबा बनाया। मुझे कहा जा रहा है अदालतों में और TV पर बोलना बंद कर दो, वरना तुम्हें रेंजर्स एहलकारों के कत्ल पर मिलिट्री कोर्ट्स ले जाएंगे। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतल्लिक दफ़ात दहशत गर्दों के लिए हैं,
मगर हुकूमत अपने मुखालफिन पे लगा रही है। और ये बातें राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच के सामने की है। तो अकील मलिक साहब, 8 फरवरी से पहले हुकूमत PTI के लीडरों को गिरफ़्तार करना चाहती है, ज़रूर करे, लेकिन इस तरह की धमकियाँ देना ये मुनासिब है? मीर साहब, सबसे पहली बात है कि अगर उन्होंने मैंने तो उनकी ये बात कोर्ट रूम में नहीं सुनी, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल उस पर यकीन रखते हुए उन्होंने की होगी, पर मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई धमकी उनको मिली होगी। वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, एक वकील हैं, एक अपनी सियासी जद्दोजहद है उनकी, तमाम तर मामला है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने अदालत के बाहर की वो तो मैंने बिल्कुल ज़रूर देखी, और वो उस ख़त के हवाले से थी, और सवाल किया एक आपकी बरादरी से सहाफ़ी भाई ने सवाल किया, वो उल्टा उसी पे ही नाराज़ हुए और उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देने की कोशिश भी की कि वो तो कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ जेल में एंड सो फोर्थ, उसको कोई सहूलत नहीं चाहिए, उसको किसी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर कोई सहूलत नहीं चाहिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या पिटिशन्स मैं दायर कर रहा हूँ कि मेरा अखबार बहाल करा दें, मुझे TV चैनल्स दे दें, मुझे वर्जिश की मशीनें दे दें, मुझे आराम व आसाइश दे दें। लेकिन तो पहले हुकूमत कहती थी कि वर्जिश की मशीनें हैं। पिटिशन्स आए रोज़ ये लोग दायर करते हैं, तो है ना, वर्जिश की मशीनें तो हैं, देसी घी से बने हुए खाने भी हैं, अखबार भी अब हो गई है, TV भी बहाल हो गए हैं, तो ये फिर क्यों बार बार एक पिटिशन करते हैं? मुझे भी ले जाके दिखा देना। एग्जैक्टली मीर साहब, प्लीज़ स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के मैं मेंबर हूँ। 3 दफ़ा स्पीकर साहब को, जेल इंतज़ामिया को, पंजाब हुकूमत को हम लिख चुके हैं कि हम अडियाला जेल से स्टार्ट करके तमाम बैरक्स, तमाम ख़वातीन की, तमाम पॉलिटिकल कैदियों की और तमाम कैदियों को जो है विद मीडिया हम जाके जो है वो विजिट करना चाहते हैं। ये अलाउड कर दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितनी सहूलियात इन्होंने दी है, चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें खदीजा शाह साहिबा भी हैं, दीगर लोग हैं, स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स का ये हक है, वो जाएं, बिल्कुल जाएं। नहीं हमें फिर रोका जाता है। हमारे अभी तक तो खदीजा शाह साहिबा को इजाजत मिली है इमरान खान को मिलने की? किसी स्पेसिफिक मुल्जिम को मिलने की इजाजत नहीं होती, ओवरऑल आपने देखना है। अगर आपको कमेटी का मेंबर बनना ही किसी मखसूस प्लान के तहत है तो फिर ये नहीं हो सकता। ओवरऑल आप जाएं, पूरे पाकिस्तान की जेलें विजिट करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी से मखसूस मुलाकात करके कोई पैगाम रसाई, इंटीरियर कमेटी को, ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम 3 दफा लिख के दे चुके हैं, उसमें जानबूझ के रोड ये वही कमेटी है जिसमें गौहर साहब भी हैं। जी, गौहर साहब। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, ये सलमान अकरम राजा साहब के बारे में। मीर साहब एक सेकंड, एक सलमान अकरम राजा साहब के बारे में आज तक पूरी उम्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इंतहाई इज्जतदार, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा इज्जतदार इंसान है। अब उसका सबसे बड़ा गुनाह हो गया क्योंकि उसने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, इसलिए अब आप उसको ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द है। यानी आज तक जितनी उम्र का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक था। ये अब जब उसने उनके खिलाफ यही बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। एक बड़ा ही अनोखा और बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। क्या वजह है अकील मलिक साहब? अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, वो फिर भी उधर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? इसमें सबसे बड़ी वजह जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने जो 2 स्टेप आगे लेते हुए उन्होंने एक पार्लिमानी कमेटी का जो मुतालबा किया है, बिकॉज आइन और कानून तो यही कहता है, आर्टिकल 215 वाज़े है, उसमें पूरा तरीका जो इसकी हवाले से है वो दर्ज है कि वज़ीर आज़म मशावरत करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और अगर वो मशावरत कामयाब नहीं होती है, किसी आगे नहीं बढ़ सकती किसी हवाले से, तो फिर उसके बाद कमेटीज़ का तमाम तर मामला आता है जो पार्लिमानी कमेटी बनती है। उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है अपोजिशन की साइड से, हुकूमत की साइड से, और वो 3-3 नाम आते हैं दोनों तरफ से, और फिर एक फ़ाइनल मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस तमाम तर मामले में ना वज़ीर आज़म ने कोई इनिशिएट की, क्योंकि अभी तो एक्सपायर ही नहीं हुई थी उनकी टर्म, 26 जनवरी उनकी एक्सपायर होनी थी टर्म, और इन एनी केस जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होता, या अगर कोई डेडलॉक परसिस्ट करता है तो उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और एन एक्टिंग चार्ज ये 26वीं आईनी तरमीम में भी वाज़े तौर पे दर्ज है, ताकि, और ये सिर्फ इस सिचुएशन के हवाले से नहीं है, ये आइंदा आने वाली सिचुएशंस के हवाले से तो अगले 5 साल तक यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये नहीं है, वज़ीर आज़म ने मशावरत शुरू करनी है, लेकिन उमर अयूब साहब ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्होंने बेहतर समझा
के एक ठीक है, स्पीकर को खत लिखते हैं और पार्लिमानी कमेटी का क़याम जो है, उन्होंने कहा कि सेकंड स्टेप पहले आप बरूए कार ले आएं और उसको एक्सरसाइज करने इस बजाय पे इसके के पार्लियामेंट लीडर मुशावरत शुरू। पीटीआई की हैं, जी जी ज़रताज साहब आप बताएं जी इस पे क्या मसला है जी। उमर अयूब साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं, वो स्पीकर साहब को लिख चुके हैं, बारहा वो कह चुके हैं कि चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका मुद्दत मुलाजमत पूरा हो चुका है। जब अपनी मर्जियाँ इनकी होती है ना, तो मीर साहब 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है। अभी वो जो करंट बंदा होता है ना, वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, उसके लिए इनको पहले से ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसके लिए उस बंदे के पोर्टफोलियो के लिए ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि लगता है कोई पीरे तरीक़त है आपको जिधर पता चल बैत ही चुका है करनी कि है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इनके जहन में किसका नाम है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये करूँ कि तरीका अडॉप्ट करें, इसको डिले न करें। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो पहली मुतनाज़ा है, वो पहली मुतनाज़ा है। उसके अंडर जो आने वाले हैं जी, जिनको ये लाना चाहते हैं वो भी बड़े मुतनाज़ा हैं। बस फिर अब ये मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि पूरी हुकूमत ही मुतनाज़ा है, इसलिए उन्होंने सारे मुतनाज़ा ही फैसले करने हैं। उमर अयूब साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पे मुशावरत करे और जो फिर ठीक हो उन्हीं को आगे लगाए, अपनी मनपसंद के बंदे लगाने बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब और ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। और मैं आखिर में करूँगा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक पार्टी जो है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, एक सीनियर वकील भी हैं। उन्होंने अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ दावे किए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और राजा साहब को भी चाहिए कि सबूत जो है वो मीडिया के सामने पेश करें ताकि जिन लोगों ने उनको धमकियां दी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।